तो आज का टॉपिक जो है वो है अपना रोल ऑफ हार्मोन इन एनिमल प्रोडक्शन। तो हम जो एनिमल रियर करते हैं तो बेसिकली करते हैं समथिंग टू गेट फ्रॉम दैट एनिमल, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए हम एनिमल को रियर करते हैं। तो उसमें हार्मोन्स का बहुत ही एक बेसिक रोल है। तो वो रोल क्या है ये हमें समझनी है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास के हिसाब से थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर ओवरव्यू की बात करें तो दीज हॉर्मोन्स दे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ रेट एंड फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी, ठीक है, इन एनिमल प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब तक एनिमल का ग्रोथ नहीं होगा और उसका जो फीडिंग कैपेसिटी है उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाए तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज हार्मोन। So the availability of hormones and some other natural, or you can say the substances which displaying the hormonal activity, so that will aid in the increase of production either as feed additives or as implants. कहने का मतलब क्या है कि जो हार्मोन्स की जो अवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं नेचुरल कंडीशन में या फिर बना हुआ, मतलब रिफॉर्म करें अगर किसी तरह से उसको क्लाइमेट या फिर कंडीशन में बनाए, तो उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हार्मोन की एक्टिविटी जो है उसका क्या इफेक्ट है प्रोडक्शन पे, या फिर जो फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी है एनिमल्स की, मतलब फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी से मतलब है कि उसको लो और मतलब क्या बोलो लो डाइट खिलाए, ठीक है, लेकिन उससे एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो हो वो मैक्सिमम कर सके एनिमल। जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब अनडाइजेस्टेबल है, ठीक है, उसमें से डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बहुत ही कम है, वीक है। तो एनिमल क्या करता है जनरली वो खाता है और बिल्कुल एज इट इज वो मतलब वेस्ट मटेरियल के टाइप से निकल जाता है एक्सक्रीटा के। तो कुछ ऐसे अगर हम मैनिपुलेशन करें कुछ बैक्टीरियाज के या प्रोटोजोआस के रुमेन में, एनिमल के रुमेन में, जिससे वो उस टाइप के सेल्यूलोज को या फिर मटेरियल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करे और डाइजेस्टिबल फॉर्म में लाए, ठीक है। तो इस टाइप के काफी रिसर्च चल रहे हैं और हमें बेसिकली इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। तो हार्मोन तो एक नॉर्मल जो है बॉडी कंडीशन में वो फ्लो कर रही है एज पर देयर नीड। दूसरा है कुछ फीड एडिटिव खाने से, जैसे मोस्टली जो फीड सप्लीमेंट्स हैं उनसे भी हार्मोन्स के प्रोग्रेशन पे इफेक्ट आती है। दूसरा है कि अगर किसी कारण से हार्मोन्स कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक्स्ट्रा मतलब एक्सोजिनस अलग से इम्प्लांट कर सकते हैं या बाहर से हार्मोन की ट्रीटमेंट करके एनिमल को उस लायक बना सकते हैं। तो द यूज ऑफ हार्मोन एक्टिव सब्सटेंस इन एनिमल प्रोडक्शन that will rose or rise the possible residues in edible tissues which might endanger consumers। इस लाइन का कहने का सेंस है कि जो हार्मोन की जब हम एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे जो एनिमल का प्रोडक्ट होता है कभी कभी उसमें मतलब हार्मोन की अगर मात्रा है तो वो भी क्या होगा, जो उसके कंज्यूमर हैं उस पर इफेक्ट हो सकती है। या फिर मान लो कि कोई अगर गाय है उसमें अगर हमने किसी तरह का बाहर से एक्सोजेनसली अगर हार्मोन की ट्रीटमेंट की, तो हो सकता है कि जैसे अगर उसका छोटा काफ हो अगर वो सकलिंग करता है तो उसमें भी हार्मोन का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिस्क कवर करता है ये इन द फॉर्म ऑफ मीट और मिल्क में ह्यूमन में करता है, ठीक है। तो हालांकि ऐसा देखा नहीं गया है लेकिन फिर भी मतलब पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करती है इस चीज पर कि उस स्पेसिफिक हार्मोन की जो कि किसी तरह से अगर कोई परेशानी हो सकती है, पॉसिबल इफेक्ट हो उसकी डिलीटेरियस इफेक्ट, तो वो मिनिमम हो और
उसकी हाफ शेल्फ लाइफ कितनी है इस पे भी ये डिपेंड करता है कि हार्मोन देने के कितने देर के बाद उसके मीट को या मिल्क को यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल जैसे दिखाते हैं ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, हाउ द हार्मोन्स एक्ट। तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया, एक दूसरा डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये बेसिकली सबसे मतलब इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है लीवर पे और अदर ऑर्गन्स पे। तो बेसिकली इसमें जो है दैट इज आईजीएफ, इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर जो है 1। तो ये यहाँ से आईजीएफ के थ्रू स्केलेटन और मसल और एडिपोज टिश्यूज पर एक्ट करती है, ठीक है। कॉन्ड्रोजेनेसिस हो गई स्केलेटन में, बोन्स में, और मसल्स एडिपोज टिश्यू में प्रोटीन सिंथेसिस और सेल प्रोलिफरेशन, ये दोनों काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। जैसे ना इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स एंटागोनाइज्ड बाय कोर्टिसोल, दैट इज एनाबॉलिक। मतलब इस एक्शन को कब हम डिलीटेरियस इफेक्ट दे सकते हैं, इफ वी विल एडमिनिस्टर एनी कॉर्टिसोल्स अलोंग विद द ग्रोथ हार्मोन। मतलब ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है लेकिन अगर उसमें हम कहीं कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दे दें तो वो उसके उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो जो ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना होगा। डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें तो फैट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जब बात करें तो ये क्या फैट या कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, दिस विल इंक्रीज द लिपोलाइसिस और ब्लड शुगर, ठीक है। फैट से लिपोलाइसिस हो गया और कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर हो गया। तो इसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट वो तो ग्रोथ हार्मोन पे आएगा, लेकिन एंटागोनिस्टिक कब होगा, जब इंसुलिन उसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये एंटागोनिस्टिक का काम करेगा। लेकिन यहीं पर सेम जो कॉर्टिसोल है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन को दो तरह से डाले है ना, एक डायरेक्ट इफेक्ट में एक इनडायरेक्ट इफेक्ट में। तो डायरेक्ट इफेक्ट में देख सकते हो वही कॉर्टिसोल जो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट के समय एनाबॉलिक मैंने एनाबॉलिक का काम कर रहा है, यहाँ कैटाबॉलिक का काम कर रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि किस तरह की चीजें कहाँ पर हो रही हैं और उससे कैसे हमें बेनिफिट लेनी है। तो मतलब देख सकते हो कि हार्मोन्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन अपना काम कर रहा है और एक हार्मोन उसके साथ अगर ऐड हो गया तो कहीं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रही है तो कहीं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ रही है। तो ये समझने के लिए जस्ट एक एग्जांपल समझो, इसकी यूटिलाइजेशन ये है लेकिन अगर ये हार्मोन मिल गया तो सारा चेंज कर देगा टर्म कंडीशन। अब अगर हम हार्मोन्स ऑफ एंडोजेनस ओरिजिन की बात करें तो दैट कंप्राइजेस द स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्पेशली एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये एस्ट्राडियोल और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मतलब दे कैन यूज्ड इन द फ्री फॉर्म, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ एस्टर्स। और ये जो एस्टरिफिकेशन होती है जनरली it causes prolongation of the half life of the compounds in the body by 40 to 50%। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस कारण से ये फ्री फॉर्म में ये दोनों एक्ट करता है क्योंकि इसकी हाफ शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये बॉडी पे ऑलमोस्ट 40 to 50% तक इसका इफेक्ट है। सो द नेचुरल हार्मोन हैज लो बायोबिलिटी when administered orally. So owing to rapid conjugation and metabolic transformation in the liver, therefore the hormones which have to given in exogenously or endogenously, it should be subcutaneous, ठीक है। अब दूसरी एक्सोजेनस की बात करें तो सिंथेटिक एंड्रोजेंस, एक जस्ट एग्जांपल दिया है स्टेरॉइड्स का दिया है। ये सिंथेटिक एंड्रोजेंस है, ये इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एंड मोस्ट ऑफ विच आर स्टेरॉइड्स। So exogenous hormones are used as implantation at the site, usually being the base of the ear or less frequently the dewlap. Wherever there is more amount of skin, or you can say that there is no or low fat condition is there, at that place you can implant the hormone exogenously.
अब अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो वही है 80 से 100 दिन। ठीक है, कोई भी इम्प्लांट जब हम हार्मोन करते हैं तो 80 टू 120 डेज इनफैक्ट बोलते हैं, लेकिन 80 से 100 दिन एवरेज है। इस समय तक कोई भी हार्मोन्स का इम्प्लांट जो है वो काम करता है, बड़े अच्छे से करता है। लेकिन दैट विल डिपेंड अपॉन द एज, वेट एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द एनिमल्स, कि एनिमल कितना बड़ा है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है, साइज क्या है उसका, क्या वो प्रॉपर ग्रोथ में स्टेज में है या ग्रोइंग स्टेज में है, उसकी वेट क्या है, तो उसके हिसाब से भी ये जो इम्प्लांट होती है वो हम देते हैं। सो द एनिमल्स आर आइदर स्लॉटर्ड एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पीरियड और फेड फॉर एन एडिशनल पीरियड, आइदर without further treatment or after a second implant to act for another 80 to 180 days. So most types of implants in use are not removable. कहने का मतलब है ज्यादातर जो इम्प्लांट हम करते हैं एक्सोजेनसली ये रिमूवल नहीं होती है, मतलब एक बार डाल दिया तो वो फिर रह जाती है अंदर ही, ठीक है, सबक्यूटेनियस, और वो बिल्कुल स्लो डिस्चार्ज करती है, हॉर्मोन्स की स्लो डिस्चार्ज करती है, फिर वो अपने जो उसका रेगुलेशन है वो करता है प्रॉपर पाथवे के थ्रू। लेकिन ये 80 से 100 दिन के बीच का ही होता है, ठीक है। तो 80 जो अगर नजर मान लो कि अगर नेक्स्ट ये इम्प्लांट को कंटिन्यू करना है तो उसी जगह पर फिर हम दूसरा इम्प्लांट डाल देंगे, फिर वो अगेन 80 टू 100 डेज पर एक्ट करेगा और उसी तरह से काम करते जाएगा। एंड इट कंटेन्स it do not have any deleterious effect. So this implantation is subcutaneous, usually at the base of the ear, thus eliminating the risk that residues of the implantation site will be present in edible tissue. ठीक है, बिकॉज जनरली अगर हम मीट की बात करें तो हम लोग जनरली फ्लैश खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अगर ईयर के आसपास में देते हैं जहाँ फ्लैश की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, सबक्यूटेनियस जस्ट स्किन पे देते हैं, तो उसकी उसमें अगर किसी तरह का रिस्क भी है तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर मिल्क की बात करें तो बहुत दूर है, कोशों दूर है ना, तो वहां भी उसकी कोई डिलीटरियस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां तक मतलब मेमोरी ग्लैंड तक या फिर मतलब मिल्क तक पहुंचते पहुंचते उस हार्मोन की हाफ शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी, इसलिए उसकी कोई डिलीटरियस इफेक्ट नहीं होगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया था यहाँ समझाने के लिए। देख सकते हो कि एक नॉर्मल एनिमल है, ठीक है, इसकी रेस्पिरेटरी रेट, फीड इनटेक, एनर्जी बैलेंस और बहुत सारे हार्मोन्स का जिक्र किया है हमने। इसके साथ साथ एक स्ट्रेस लगा दिया, दैट इज अ हीट स्ट्रेस। तो इससे समझ सकते हो कि जो हार्मोन्स जो एक्ट करती है उसका क्या इफेक्ट होता है नॉर्मल कंडीशन में, और जब कंडीशन को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कर दे। तो नॉर्मली तो ठीक है, रेस्पिरेशन रेट और फीड इंटेक समझ सकते हो, लेकिन जब उसमें हीट स्ट्रेस या किसी तरह का भी स्ट्रेस जुड़ जाएगा तो क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल हमने हीट स्ट्रेस लिया समझने के लिए, तो जो एनिमल की फीड इंटेक है वो देख रहे हो डाउन हो जा रही है ना, कम हो रही है। द फीड इंटेक विल डिक्रीज व्हेन द एनिमल बिकम्स इन हीट स्ट्रेस। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एनिमल जब भी फीड करती तो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज करता है, लेकिन ऑलरेडी जब एनिमल स्ट्रेस में, वो भी हीट स्ट्रेस में, तो वो नहीं चाहेगी कि और हीट में आए, ठीक है, और गर्मी का कुछ प्रकोप हो, तो इस कारण से क्या करेगा, वो अपना इंटेक ही कम कर देगा, रेस्पिरेशन रेट इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो एनर्जी बैलेंस है वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस बनने लगेगी वहां, क्योंकि उसको कोप अप करने में, अपने इन्वायरमेंट से मतलब प्रिवेंट करने में, कोप अप करने में ही उसकी बैलेंस जो एनर्जी है वो निकलते जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगी, हीट स्ट्रेस कंडीशन में जो भी गोनाडोट्रोपिन्स है, एलएच एफएसएच हार्मोन्स है, इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि यही है ना, GnRH, LH, FSH, यही अपनी बेसिक हार्मोन्स है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, ओव्यूलेशन। ठीक है, दूसरी तरफ देख सकते हो CRH है, ACTH है, दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इनकी लेवल, स्टेरॉइड्स की लेवल बढ़ जाएगी, बिकॉज इनको कोप अप करनी है अपने एनवायरनमेंट के साथ। दूसरा देख सकते हो, जब हम बात करते हैं किडनी की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कैटेकोलामिन्स और कॉर्टिसोल, इन तीनों का लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज इनको फिर से अपना मेंटेन करना होता है और हीट स्ट्रेस से प्रिवेंट करना होता है अपने आप को। एस्ट्राडोयल, जैसे देख सकते हो प्रोडक्टिव हार्मोन्स जितने हैं वो सारी डाउनफॉल हो रही है। फॉलिकुलर डोमिनेंस, स्ट्रेस एक्सप्रेशन, oocyte क्वालिटी, इवन फर्टिलिटी सारा डिक्रीज कर रहा है। तो सोच सकते हो, समझ सकते हो कि एक छोटी सी स्ट्रेस अगर की बात करें तो एनिमल पे कितना डिलीटरियस इफेक्ट आती है। ठीक है, इस कारण से हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर अल्टरनेटिव्स की बात करें हम, हार्मोन्स के अल्टरनेटिव्स का, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसके फीडिंग को हम सुधारें। मतलब ऐसा फीड दे जिससे काफी सप्लीमेंट मिल जाए और वो खुद ब खुद जो उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको मतलब एक तरह से नॉरिश करे और उसको नॉर्मल एक्ट करने में हेल्प करे। दूसरा है कि हम फीडिंग प्रोग्राम के साथ साथ फीड कंपोजिशन को चेंज करें और ग्रोथ रेट उससे चेंज हो जाएगा। नहीं होता है तो दूसरा उपाय है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। मतलब कि किसी तरह का अगर ब्रीडिंग प्रोग्राम हम शुरू करें और उसमें जो ऐसे एनिमल को ले, जैसे कंडीशन दिया हीट स्ट्रेस, तो मान लो कि जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऐसा एनिमल हम क्यों ना चूज करें जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए प्रॉपर हो बिल्कुल। ठीक है, उसमें सरवाइव कर सके, एक्लेमेटाइज कर सके अपने को। तो उसमें क्या होगा, उसकी फीड इंटेक ठीक रहेगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन मतलब जो सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, एक ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए या फिर फीड की कंपोजिशन को सही किया जाए, फीडिंग प्रोग्राम बनाया जाए, मौसम के हिसाब से सुबह शाम किस टाइप का फीड होना चाहिए उसको थोड़ा सा मैनेज करें हम लोग, या फिर उसके रूमेन फर्मेंटेशन को रेगुलेट कर सके। मतलब वट एवर द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विच इज इनसाइड इन द रूमेन ऑफ द एनिमल, that should be manipulated in the form as such the animal can digest or can make the efficiently whatever the food they intake, they can do it efficiently. Next देख सकते हो optimization of the balance between the indirect and direct feeding of the ruminant organism, proper and disease control. तो जब बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फीडिंग, तो रूमिनेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फीड को भी हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में बोला तो सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सायर्स which should combine with an increase in the number of offsprings from the more yielding females through embryo transfer। अभी तो सेक्स सीमेन सॉर्टिंग भी कर रहे हैं हम लोग। मतलब इनफैक्ट जिस टाइप के एनिमल चाहिए हमको, जैसे बीफ के लिए चाहिए बीफ के लिए रख ले, मिल्क के लिए चाहिए तो मिल्क वाले एनिमल्स को हम रखें, है ना, जेनेटिकली जिसका जो ज्यादा मजबूत। मेल चाहिए मेल रख सकते हैं, फीमेल चाहिए तो फीमेल रख सकते हैं। मतलब इस टाइप की कुछ प्रोग्राम को हमें चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी कुछ नियम और शर्तें होती है, तो इसको हमें समझनी बहुत जरूरी है। अगर रेगुलेशन ऑफ रूमेन फर्मेंटेशन की बात करें तो माइक्रोबियल सिस्टम जो जैसा बताया, रूमेन में जो माइक्रोबियल सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको बिल्कुल बैलेंस करनी पड़ेगी कि किस टाइप के फीड को की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इजीली अवेलेबल फीड्स हैं और उसके लिए
उसको डाइजेस्ट करने के लिए किस टाइप के माइक्रोब्स चाहिए हमें, ठीक है। तो उनका ग्रोथ हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन जिस टाइप की फीड है उसके हिसाब से उनका एक्सटेंसिव स्टडी करके रूमेन का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और उस टाइप के माइक्रोब्स को ही हमें रियर करना पड़ेगा। तीसरी बात करें ऑप्टिमलाइजेशन ऑफ द बैलेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फीडिंग ऑफ द रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें देख सकते हो फीडिंग ए रूमिनेंट मीन्स फीडिंग द रूमेन माइक्रोब्स, ठीक है। जो हम खाते हैं रूमिनेंट, सॉरी रूमिनेंट जो खा रही है, इनफैक्ट वो रूमिनेंट नहीं खा रही है, उसका रूमेन खा रहा है, ठीक है, वही इसका डाइजेशन करता है। सो ये डायरेक्ट एक तरह से मतलब डिपेंड करता है कि फीड की एबिलिटी और उसके डाइजेस्टिबिलिटी को। और ये जो प्रोसेस है दैट इज अ इनडायरेक्ट फीडिंग एंड एक्सपेंसिव इन एनर्जी। ये वाला जो है एक्सपेंसिव होगा और इनडायरेक्ट फीडिंग है इसमें, मतलब हमें माइक्रोब्स को देखते हुए उसको मतलब फीड कराना होगा, ठीक है। सो पोस्ट रूमिनल पार्ट की बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो so many enzymes which are necessary for utilizing all types of nutrients except cellulose. So the rumen microbes are necessary for the utilization of cellulose, which globally represents an enormous source of energy. इस कारण से ही थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो सेल्यूलोज जिसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, अगर इसको यूटिलाइज कर सके तो ये एफिशिएंट होगा। समझे जो बताया था ना थोड़ी देर पहले सेल्यूलोज के बारे में, कि इसकी रोल बहुत ही वीक है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ मतलब एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी तरह से हम सेल्यूलोज को अगर डाइजेस्टिबिलिटी दे सके तो काफी सोर्सफुल होगा और काफी कम लागत में काफी अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं उस सेल्यूलोज से। So to sustain an adequate microbial population in the rumen, the nutrients to bypass the rumen will increase the utilization of feeds and feeding production and also create a more adequate supply of amino acids. So हमें rumen bypass पे भी काफी ध्यान देना होगा, है ना, कि increased rumen bypass of nutrients can be brought about by several means। जैसे अगर उसमें हम कुछ फॉर्मल्डिहाइड या हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, so that द फीड जो कि है वो प्रोटीन रिच हो जाए। So method on aiming more at specific substances that may be rate limiting for production of certain amino acids are significant in treatment of diseases and protection against rumen degradation by means as incorporation into the ration in the form of small pellets। तो ये जो अमाइनो एसिड की जो बात कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा यही है कि जो भी हम फीड देते हैं उसको कोशिश करनी है कि स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में दें, रादर देन द लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिक्सचर्स। क्योंकि जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिक्सचर्स होगी तो उसको ब्रेक डाउन करने में ही काफी एनर्जी चली जाती है, ठीक है। तो जो यूटिलिटी होनी चाहिए एनर्जी की वो नहीं हो पाती है, फीड की यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स जो नेसेसरी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल दैट कांट बी मेट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले फीड को ही हम ऐसा कर दें कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसको डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में एनिमल को ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो रूमेन मैनिपुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। डिजीज कंट्रोल की बात करें तो वेरी स्टडी has disclosed that investment in disease control is important aspect for augmentation of animal protein production, ठीक है। तो डिजीज कंट्रोल करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर एनिमल एक बार ठीक है तो उससे आप प्रोडक्शन ज्यादा तक ले सकते हैं और ये एनिमल के मोर्टेलिटी को भी कम करेगा जिससे फार्मर्स को काफी बेनिफिट होगा। तो बेसिक चीज यही है तुम्हारी। सो उसको समझ सकते हो, एन एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन exists for protein hormones which are break down
completely to amino acids and leaving no residues. तो एग्जाम्पल के लिए इसे ग्रोथ हार्मोन को लिया गया है कि ये जो हार्मोन है इट नॉट ओनली स्टिमुलेट्स ग्रोथ बट ऑल्सो द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, इवन इन हाई यील्डिंग काउस। जैसे बोलते हैं ना कि प्रोलैक्टिन जो है दैट इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोलैक्टिन ही, ग्रोथ हार्मोन का भी वहाँ बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ हार्मोन का रोल तुम्हारे एनिमल के ग्रोइंग स्टेज के लिए भी है, डेवलपमेंट के लिए भी है, एज वेल एज फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए भी है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए भी। तो इस टाइप के हार्मोन्स पे हमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर इसको ठीक किया जा सकता है, एक जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, इससे क्या होगा कि जो माइक्रोबियल प्रोडक्शन है जिस स्पीसीज का हमें चाहिए स्पेसिफिक टू एनी पेप्टाइड हार्मोन्स, उसको हम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें और उस पर काम करें, ठीक है। तो उस टाइप का अगर हम हार्मोन या सॉरी माइक्रोबियल पॉपुलेशन अगर बना ले जो कि स्पेसिफिक टाइप के जो अवेलेबल फूड है इसी पे रहे और उसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन हो और डाइजेशन हो, तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर द फार्मर्स एंड एज पर द एनिमल्स। तो दिस इज ऑलमोस्ट द थिंग्स। बिल्कुल ये लास्ट प्रेजेंटेशन, लास्ट स्लाइड है। Yes, sir. इसमें दे रहा है कि व्हाई डज अ हीट स्ट्रेस्ड काउ ईट लेस, है ना। एक जो एनिमल पूरी गर्म रहती है, अगर गर्मी है उसमें, मतलब गर्मी का अगर किसी तरह का स्कोप है तो क्यों कम खाती है। जैसा भी बताया अभी था कि काउज गेट अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फाइबर इन द प्लांट्स दे ईट। सो ब्रेकिंग डाउन फाइबर जनरेट्स heat. So a cow's body temperature will naturally rise slightly after eating. So normally this is okay, but a rise in body temperature can be dangerous if the cow is already in a hot climate. तो this is the thing। अब इसका आंसर क्या दिया है कि heat stressed cow will eat less to try to keep its body temperature from rising. So eating less also means the cow cannot grow as quickly or produce as much milk. So producers try to cool cows by providing shade and fans. So in the developing countries, it is harder to invest the money to combat heat stress. ठीक है। तो ऐसे समय ऐसे जगह पे क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल शेड देते हैं, मतलब ट्रीज के नीचे, है ना, या फिर उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना स्प्लैश करना, पानी का छिड़काव करना। तो बहुत सारे अभी नई नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी आई हुई है, जैसे मिस्ट एयर कहते हैं, है ना। मतलब एक पंखा बना रहता है और वो उसी से छोटा छोटा, मतलब उसमें छोटा छोटा छेद होता है जिससे कि पानी सर्कुलेट करती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल हल्का हल्का पानी निकलता है और जो हवा जो चलती है तो उससे उसको, मतलब उसको उसी को मिस्ट एयर कहते हैं, मतलब मॉइस्चर रिच्ड एयर, ठीक है। तो वो उसको काफी स्ट्रेस से रिलैक्स करता है, रिलीफ देता है। सो दिस इज द थिंग।